Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is types of lysosome. How many types of lysosome are found? We are going to learn about this. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सीखने वाले एक नया टॉपिक और हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। कितने टाइप्स ऑफ लाइसोसोम होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। माय नेम इज़ दीपक लाटर। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू ऑल दिस थिंग इन दिस वीडियो। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ का एग्जांपल लिया है जो कि इसका फंक्शन है, लाइसोसोम का ही फंक्शन है। इसको समझने के लिए डिफरेंट फंक्शंस होते हैं लाइसोसोम के, और उसमें से एक फंक्शन होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि लाइसोसोम सेल के अंदर रह करके ही काम करता है सेल के लिए। इसलिए इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में दो चीज़ें होती हैं, या तो ये बाहर के मटेरियल को डाइजेस्ट करे जिसको बोलते हैं हेट्रोफेजी, या फिर ये अपने खुद के मटेरियल को डाइजेस्ट कैसे बोलेंगे ऑटोफेजी। तो हेट्रोफेजी तो बेटा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल वाला मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था, उसमें मैंने हेट्रोफेजी को लेकर के समझाया था। अब की बार मैं आपको टाइप्स ऑफ लाइसोसोम समझाऊंगा तो इसमें मैं ऑटोफेजी को समझाऊंगा, तो दोनों चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। नाउ मैं हेट्रोफेजी आपको समझा दूंगा, डोंट वरी, वो भी इसके जैसा ही है। देखो यहाँ पे ऑटोफेजी क्या होता है, ऑटो मीन सेल्फ, फेजी मतलब खा जाना, अपने ही किसी पार्ट्स को या ऑर्गेनल को खा जाना, इसको हम क्या बोलते हैं ऑटोफेजी। ये सेल कब करती है, पहली कंडीशन तो क्या सेल नॉर्मल कंडीशन में ये सब करती हैं? नहीं करती बेटा। क्यों नहीं करती? क्योंकि जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसके पास में कुछ ऐसे स्टेबलाइजर्स होते हैं जो इसकी एक्टिविटी को ऐसा करने से रोकते हैं। तो ऐसे स्टेबलाइजर जब नहीं होंगे उन ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन के अंदर, तभी लाइसोसोम के एंजाइम उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, उनकी मेम्ब्रेन को खा सकते हैं, उन ऑर्गेनल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटोफेजी जो होगी बेटा, अपने ऑर्गेनल्स को खाने का काम लाइसोसोम तभी करेंगे जब ये अपने उसी सेल के ऑर्गेनल्स को खाएंगे, जब वहाँ पे ये सारी एक्टिविटी प्रमोट होगी इस तरह की कि वहाँ पे स्टेबलाइजर्स अगर मेम्ब्रेन से हटा दिए जाते हैं, या ऑर्गेनल ओल्ड हो गया और उसके जगह पे न्यू ऑर्गेनल बन गया है, तो अब ओल्ड ऑर्गेनल ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा है, उसकी एफिशिएंसी नहीं रही है, तो न्यू ऑर्गेनल की एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होगी, इसलिए जो है ओल्ड को वहाँ से हटा दिया जाएगा और न्यू को वहाँ रिप्लेस करने के लिए लाया जाएगा। तो उस केस में ओल्ड ऑर्गेनल को हटाना है तो सेल क्या कर सकती है बेटा, ऑटोफेजी। क्या कर सकती है? ऑटोफेजी। आपको कंडीशन याद रखनी है, ऑटोफेजी सेल कब करती है? जब ओल्ड ऑर्गेनल को हटाना हो, जब न्यू ऑर्गेनल बन गया है तो ओल्ड को रिमूव करने के लिए सेल क्या कर सकती है, ऑटोफेजी। ये इसका एक फंक्शन है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अंदर ही इसको तोड़ती है, बाहर नहीं तोड़ती, सेल के अंदर ही तोड़ेंगी। इंट्रा मतलब विद इन द सेल, सेलुलर का मतलब सेल के अंदर ही तोड़ेंगे, डाइजेशन करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल समझने के लिए, एक हमने एनिमल सेल ली, हमारी सेल मान सकते हैं। हमारी सेल के अंदर हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे दिखाया कि ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी जगह पे न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बन गया होगा। तो सेल ने क्या किया, इसको डाइजेशन करवाना था, तो इसको जो है यहाँ पे एक इसके चारों तरफ वेसिकल बना लिया, एक मेम्ब्रेन बना ली, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अब ऑटोजोम। क्या बोलेंगे? ऑटोजोम। आपने जब हेट्रोफेजी पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, वहाँ पे बाहर का मटेरियल आया था, उसको फैगोजोम बोला था। यहाँ पे विद इन द सेल मटेरियल था, उसी को इंगल्फ करने के लिए यहाँ पे एक वेसिकल बनाया गया, तो उसको क्या बोला गया, ऑटोजोम। यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले सिग्नल किसके पास जाएगा, गोल्गी सिस्टर्नी, जिसके ने बनाए थे लाइसोसोम। और जो लाइसोसोम गोल्गी सिस्टर्नी पे बनते हैं बेटा, पहले वो इनएक्टिव होते हैं, उनके एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। और आपको पता है एंजाइम जो होते हैं लाइसोसोम के pH 6 पे इनएक्टिव रहते हैं और pH 5 पे एक्टिव होते हैं। ये अगर आपको नहीं पता है तो ये जानने के लिए आप एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम ऑफ लाइसोसोम जो है, आप अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप वॉच करें, देखें, आपको समझ में आ जाएगा। देखो प्राइमरी लाइसोसोम जो बना बेटा यहाँ पे, उसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में थे एंजाइम, अभी एक्टिव नहीं थे क्योंकि सेल को काम करवाने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए ये स्टोर फॉर्म में थे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम को एक और नाम है स्टोरेज लाइसोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी लाइसोसोम का दूसरा नाम स्टोरेज लाइसोसोम। ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम जिसमें एंजाइम इनएक्टिव रहते हैं, pH 6 पे रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज लाइसोसोम। लेकिन अब इसने ऑटोजोम बना लिया है सेल ने, और इसको डाइजेस्ट करवाना है इस ऑटोजोम को, और डाइजेस्ट करवाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी लाइसोसोम इसको सराउंड कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे प्राइमरी लाइसोसोम ने यहाँ पे वेसाइकिल को जो सराउंड कर लिया ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया वाले को, और इससे क्या बन गया बेटा, सेकेंडरी लाइसोसोम। जैसे ये इस काम को करेगा, अब इसके एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे, इसकी pH 6 से 5 पे ला दी जाएगी, और pH 6 से 5 पे आएगी तो बेटा प्राइमरी लाइसोसोम के जो एंजाइम्स एक्टिव हो गए, तो इसका नाम क्या बन जाएगा बेटा, सेकेंडरी लाइसोसोम। और ये क्या करना शुरू कर देगा बेटा, डाइजेशन करना शुरू कर देगा, इसको तोड़ना शुरू कर देगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, डाइजेस्टिव लाइसोसोम, इसी का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी लाइसोसोम का एक और नाम हो सकता है बेटा, ये डाइजेशन करेगा, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर।
इसको मैंने समझाया है एक्टिवेशन ऑफ लाइसोसोम वाले वीडियो में, आपको कम्प्लीटली समझाया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन से होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को जो है डाइजेस्ट करने वाले कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटीएज, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले न्यूक्लिएजेस। तो ये सारे यहाँ पे डाइजेशन शुरू कर देंगे। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में या उसके अंदर कंपोनेंट या तो लिपिड से बनेंगे या कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन से या न्यूक्लिक एसिड होगा, तो इसलिए इन सबको तोड़ने का, डाइजेशन करने का काम करेगा सेकेंडरी लाइसोसोम। इसलिए क्या बोलते हैं इसे बेटा, डाइजेस्टिव लाइसोसोम। क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव लाइसोसोम। तो सेकेंडरी लाइसोसोम का दूसरा नाम एक और क्या है, डाइजेस्टिव लाइसोसोम। और ये अपने ही मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहा है आपकी बात, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ऑटोफैगोसोम। क्या हो जाएगा, ऑटोफैगोसोम। अब जैसे आपको पता है, हो सकता है कुछ मटेरियल जो अभी भी बाद में काम में आ सकता है दोबारा सेल के, इसलिए उस यूजफुल मटेरियल को सेल अंदर रख लेगी, तो उस यूजफुल मटेरियल को सेल बाहर नहीं फेंकेगी, सेल्स के बाहर, बाउंड्री के बाहर नहीं जाने देगी। जो मटेरियल काम का नहीं वह बचा है, वेस्ट है, अनवांटेड है, उसको क्या करेगी बेटा, इसको पैक करके क्या बना देगी, एक और यहाँ पे फॉर्म बनाएगी, इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी लाइसोसोम। और ये जो टर्सरी लाइसोसोम बना है बेटा, इसमें वो मटेरियल भरा है जो कि सेल के लिए अब काम का नहीं रहा है, जो कि वेस्ट हो गया है, तो उसको बाहर भेजना है सेल से, बाउंड्री से, सेल मेम्ब्रेन से बाहर, तो इसलिए क्या बनाना पड़ा, टर्सरी लाइसोसोम। इसका एक और नाम होगा बेटा टीलो लाइसोसोम। टीलो का मतलब क्या होता है, एंड। जो एंड पे बना है, लास्ट में बना है, तो सेकेंडरी के बाद बना है, तो इसे क्या बोलेंगे, टीलो लाइसोसोम। टर्सरी लाइसोसोम का एक और नाम क्या होगा बेटा, टीलो लाइसोसोम। ये ध्यान से याद कर लो ये सारे नाम, मैं आपसे पूछूंगा, आपसे ये मैं पूछने वाला हूँ, ठीक है। इसी का एक और नाम क्या हो जाएगा, टर्सरी का ही नाम क्या हो जाएगा बेटा, रेजिडुअल बॉडी। जैसे हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल बॉडी क्यों कहते हैं, इसमें जो रेजिडुअल मटेरियल बचा था, जो वेस्ट था, उसको पैक कर दिया गया, इसलिए लाइसोसोम या टर्सरी लाइसोसोम का एक और नाम क्या है, रेजिडुअल बॉडीज। इसके बाद में देखो बेटा, ये यहाँ पे एक और मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी, जिसकी हेल्प से यहाँ पे इसका बाहर रिलीज किया जाता है मटेरियल या एक्सोसाइटोसिस किया जाता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये भी आपको बताना है। ये प्रॉपर्टी मैंने जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सप्लेन की थी, तो कौन सी प्रॉपर्टी है आपको ये कमेंट में लिख करके बता देना है, और इस प्रॉपर्टी को आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं आंसर कर देता हूं। वैसे तो इसका आंसर क्या होगा, फिलिटी। कौन सी होगी, फिलिटी। तो फिलिटी होने की वजह से मेम्ब्रेन के साथ में, जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के साथ में वेसिकल्स फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने के साथ में मटेरियल को सेल के अंदर से बाहर रिलीज किया जाता है, तो ये वेस्ट मटेरियल सेल के बाहर निकल गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्सोसाइटोसिस। या इसे क्या बोलेंगे, ईफेजी। तो काम का मटेरियल नहीं था, वो सेल ने बाहर निकाल दिया, इसे क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस या ईफेजी। तो ये इसका सिंपल मैकेनिज्म है, जहाँ पे लाइसोसोम की बहुत सारे टाइप्स देखने को मिले, जैसे कि प्राइमरी लाइसोसोम, जैसे कि सेकेंडरी लाइसोसोम, जैसे कि टर्सरी लाइसोसोम। तो इसलिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ लाइसोसोम में एक से ज़्यादा टाइप ऑफ लाइसोसोम मिलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है बेटा, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। पॉलीमॉर्फिक भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा लाइसोसोम की फॉर्म देखने को मिलती है सेम लाइसोसोम की, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं इसी लाइसोसोम को। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन और भी आ सकता है, कौन सा ऑर्गेनल कहलाता है, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। तो उसके लिए क्या आंसर होगा बेटा, लाइसोसोम। जैसे ऑटोफेजी देखा बेटा, अब मैं आपको हेट्रोफेजी भी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑटोफेजी में बस आपको, हेट्रोफेजी में डिफरेंस क्या होगा ये आपको बस थोड़ा समझ लेना है। जैसे देखो यहाँ पे भी कोई सॉलिड बाहर का मटेरियल आएगा, तो अपना खुद का मटेरियल नहीं है, तो अगर अंदर सॉलिड मटेरियल गया तो इसे बोलेंगे हम एंडोसाइटोसिस। और अगर अंदर जाने के बाद जो है यहाँ पे जो मटेरियल है उसके चारों तरफ भी क्या बनेगा बेटा, साइकिल बनेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, फैगोसोम। क्योंकि जो अंदर गया था मटेरियल, इसको बोलते हैं हम प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस, और उससे क्या बनेगा, फैगोसोम। अब ये अपना खुद का मटेरियल नहीं है इसलिए सेल के लिए, तो इसलिए इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेट्रोफेजी। जिसने सेल ने क्या किया, बाहर के मटेरियल को खा लिया लाइसोसोम ने, तो क्या बोलेंगे, हेट्रोफेजी। फेजी मतलब खा जाना, हेट्रो मतलब सेल्स के बाहर का मटेरियल था। तो सबसे पहले लाइसोसोम यहाँ पे कौन सा बनेगा बेटा, जैसे वहाँ पे बना ऑटोफेजी में प्राइमरी लाइसोसोम, जिसे क्या बोलेंगे, स्टोरेज लाइसोसोम। इनएक्टिव फॉर्म में होंगे इसके एंजाइम सारे, pH6 पे होंगे। जैसे ये यहाँ पे फैगोसोम में कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पे इसके साथ में आने पे कॉन्टैक्ट में क्या जाएगा, इसके एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे, तो इससे क्या बनेगा, सेकेंडरी लाइसोसोम, या जैसे क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव लाइसोसोम बोलेंगे, क्योंकि ये डाइजेशन ऑफ मटेरियल स्टार्ट कर देगा, डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि pH 5 हो जाएगी सेकेंडरी लाइसोसोम में, और pH 5 होते ही डाइजेशन ऑफ मटेरियल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी लाइसोसोम का एक और नाम क्या होगा बेटा, डाइजेस्टिव लाइसोसोम, और इसका एक नाम क्या हो जाएगा बेटा, हेट्रोफैगोसोम। क्योंकि आपने देखा ऑटोफेजी में तो अपने खुद के लिए बनाया गया स्ट्रक्चर, उसे क्या बोलेंगे, ऑटोफैगोसोम, और जब बाहर के मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए बनाया गया स्ट्रक्चर सेकेंडरी लाइसोसोम से क्या बोलेंगे, हेट्रोफैगोसोम। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बाहर का मटेरियल डाइजेस्ट करने के लिए सेकेंडरी लाइसोसोम बना, उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोफैगोसोम। और अगर सेल के अपने ऑर्गेनल को डाइजेस्ट करने के लिए
मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए बना है तो क्या बोलेंगे ऑटोफैगोसोम। ठीक है, अब इसके बाद में आपको पता है कि स्केलेटल लाइसोसोम यही काम करेगा, हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी करेगा, डाइजेशन करेगा सारे मटेरियल का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, और उसके बाद में जो यूजफुल मटेरियल होगा उसको निकाल लेगा, और जो यूजफुल नहीं होगा बेटा उसको क्या कर देगा, पैक कर देगा, और फिर इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा सेकेंडरी से टर्सरी लाइसोसोम। इसी का दूसरा नाम ये सेकेंडरी के बाद बनता है, ऐसा कोई लाइसोसोम नहीं बनता, इस लास्ट में बनता है, इसे क्या बोलते हैं टीलोलाइसोसोम। या इसमें रेजिडुअल मटेरियल या वेस्ट मटेरियल भरा हुआ जो सेल के काम का नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं रेजिडुअल बॉडीज। ये सारे किसके नाम बेटा, टर्सरी लाइसोसोम के नाम है। टर्सरी लाइसोसोम का नाम क्या होगा, टीलोलाइसोसोम होगा या फिर रेजिडुअल बॉडीज, इसी को बोलते हैं। फिर आता है लास्ट में जब सेल क्या करेंगी, एक्सोसाइटोसिस। जैसे सेल ने अंदर लेने के लिए एंडोसाइटोसिस किया था, तो अब क्या करेंगी, एक्सोसाइटोसिस। सेल के बाहर वेस्ट मटेरियल को भेज देना है, तो इसको क्या बोलेंगे, ईफेजी। ये काम का मटेरियल नहीं है, काम का मटेरियल नहीं होगा, ये ईफेजी करेंगे, एक्सोसाइटोसिस करेंगी, और यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, फिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फिर से यूज होगा, तो प्रॉपर्टी फिलिटी फिर से हेल्प करने वाली है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यह टाइप्स ऑफ लाइसोसोम कितने टाइप के होते हैं। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सिंपली हमने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम में यहाँ पे हमने 4 डिफरेंट टाइप के बताए हुए हैं, लेकिन कॉमनली 3 टाइप आप कह सकते हो, एक स्पेशल टाइप का है वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो प्राइमरी लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है बेटा, ये कमेंट में लिख के बताओ। अगर आपको याद हो गया है तो आप कमेंट में लिख के बताइए कि प्राइमरी लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऑलरेडी। स्टोरेज ऑफ इनएक्टिव एंजाइम रहता है, तो ऐसे ही लाइसोसोम को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी लाइसोसोम बोलेंगे। यहाँ पे पीएच कितनी रहती है, 6 पे, तो एंजाइम कैसे होंगे बेटा, इनएक्टिव। तो इनएक्टिव एंजाइम क्यों, क्योंकि पीएच कितनी है आगे, 6 है लाइसोसोम की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हमें यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि हमें बता दें कि एंजाइम की पीएच 6 है और एंजाइम इनएक्टिव है, तो बताओ कौन सा टाइप लाइसोसोम होगा, तो हम क्या बताएंगे, प्राइमरी लाइसोसोम। ऐसे भी आ सकते हैं। सेकेंडरी, सेकंड टाइप क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी कि यहाँ पे एंजाइम हो जाएंगे एक्टिव। एंजाइम अगर एक्टिव हो गए तो पीएच कितना हो चुकी होगी बेटा, 5, 6 से कितने बैच चुकी होगी, 5। तो ऐसा कौन सा लाइसोसोम बनेगा, अगर पीएच 6 से 5 पे आ जाए तो एंजाइम एक्टिव हो जाए, तो कौन सा बनेगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। इसके अल्टरनेट नाम क्या है बेटा, ये मुझे आप कमेंट में लिख के बताइए, आपको याद हो गए होंगे, समझ में आ चुका होगा। तो इसके अल्टरनेट नाम जो भी है सेकेंडरी लाइसोसोम के, मुझे आप कमेंट में लिख करके बताइए, क्योंकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो एंजाइम अगर यहाँ पे एक्टिव हो जाए तो पीएच कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। फिर कौन सा बनेगा बेटा सेकेंडरी के बाद, टर्सरी लाइसोसोम। तो यहाँ पे अगर आपको टर्सरी लाइसोसोम को समझना है तो यहाँ पे सिंपल सा है, जो कि सेकेंडरी के बाद बनेगा, और टर्सरी में क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ अनवांटेड और वेस्ट मटेरियल जो होगा उसको क्या बोलते हैं, टर्सरी लाइसोसोम। तो इसके अल्टरनेट नाम क्या है बेटा, ये भी मुझे कमेंट करके बताओ, आपके लिए रिविजन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, आपको याद भी हो जाएगा। तो जो काम का मटेरियल था उसको तो रख लेगी सेकेंडरी के बाद, और जो काम का नहीं है, वेस्ट जो है उसको पैक कर देगी, क्या बोलेंगे, टर्सरी लाइसोसोम बोलेंगे बेटा। इसके अलावा हमने एक स्पेशल फोकस देने के लिए 4 टाइप बनाया, ऑटोलाइसोसोम। जब सेल क्या करती है, अपने ही पार्ट्स को, ऑर्गेनल्स को मेनली डाइजेस्ट करती है, तो कौन सा बनाती है, ऑटोलाइसोसोम, क्योंकि ये रेयर केस में करती है सेल, हमेशा नहीं करती है ये। ठीक है, जनरली हेट्रोफेजी ज्यादा होती है, ऑटोफेजी रेयर केस में होती है। फॉर्म ड्यूरिंग द ऑटोफेजी ऑफ एन ऑर्गेनल, जो अपना खुद का ऑर्गेनल होगा उसके लिए ऐसा करेगी, तो क्या बनेगा, ऑटोलाइसोसोम। अब कंडीशन क्या है बेटा, आपको पता ऑटोफेजी की कंडीशन दी हुई है, किस लिए, या तो ओल्ड सेल ऑर्गेनल को हटाना है, आपको पता है जिस ओल्ड हो गया है, काम नहीं कर पा रहा ऑर्गेनल, और उसकी जगह नया ऑर्गेनल बन चुका है, तो ओल्ड ने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था, उसको हटा दिया जाएगा और नए को स्पेस दे दिया जाएगा, तो ओल्ड सेल रिमूवल हो सकता है। या फिर बेटा स्पेशल कंडीशन, जैसे कि ड्यूरिंग स्टारवेशन, ऐसा हो सकता है किसी इंसान ने खाना नहीं खाया है, या कोई बीमार पड़ गया है और खाना डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो बाहर से फूड इनटेक नहीं हो रही है, किसी की बॉडी में फूड इनटेक ना हो, या किसी ने जो है स्ट्राइक पे चले गए हैं, कई बार कुछ लोग स्टारवेशन, भूख हड़ताल पे चले जाते हैं और खाना नहीं खाते हैं, तो उस केस में कुछ समय बाद बॉडी के अंदर इस तरह की जो ऑटोफेजी वाली है वो एक्टिविटी हो सकती है। और कब होगी, इसमें कंडीशन क्या होंगी, किससे पता लगेगा, मान लो किसी ने बाहर से खाना नहीं खाया, तो पहले बॉडी की सेल्स रेस्पिरेशन के लिए किसको यूज़ करती हैं, आपको पता होगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करती हैं, फिर किसको यूज़ करती हैं, फैट को। तो कार्बोहाइड्रेट जब सारे खत्म हो जाएंगे सेल्स के, तो फिर किसको यूज़ करेंगे, रेस्पेक्टिव सबस्ट्रेट, फैट्स को, और फिर वो भी खत्म हो जाएगा तो किसको यूज़ करेंगे बेटा, प्रोटीन्स को। और आपको पता है प्रोटीन्स तो बिल्डिंग ब्लॉक है सेल के लिए, प्रोटीन्स को अगर खाना शुरू कर दिया
तो फिर सेल के स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनल्स, पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो यहाँ पे अगर कोई स्टारवेशन होगा तो बेटा पहले उसके कार्बोहाइड्रेट ख़त्म होंगे, फिर उसके फैट ख़त्म होंगे, फिर प्रोटीन्स को स्ट्रक्चर से निकाल के सेल तोड़ेगी फॉर टू गेट एनर्जी या रेस्पिरेशन करने के लिए। इस केस में स्टारवेशन में क्या होगा बेटा, क्रिटिकल कंडीशन आ चुकी होगी और सेल अगर ऑटोफेजी कर रही है तो ये चेक कैसे करते हैं? देखो सिंपल ही होता है, इसमें बहुत ईजी होता है। अगर कोई मान लो बीमार है तो डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में है ही डायरेक्टली, उसका तो फिर टेस्ट होते रहते हैं। अगर किसी ने हंगर स्ट्राइक कर दिया, भूख हड़ताल पे बैठ गया है, तो उस केस में क्या करते हैं बेटा, कोई भी मांग होती किसी की या सोसाइटी की या लोगों की या जो भी जिस तरह से होता है, कई बार की जाती हैं इस तरह की चीज़ें, जस्ट टू रेज देयर वॉइस, उनकी आवाज़ को सुनाने के लिए ऊपर तक, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा बेटा, सिंपल सा काम है कि पहले डॉक्टर चेक करने के लिए आएंगे, सरकार कहेगी भाई चेक कर लो उसकी हालत ठीक है या नहीं है, या वो अपनी बातों को मान ले। तो कुछ लोगों को जो एग्री करवाने के लिए भेजा जाता है कि आप बातों को मान लो, ठीक है, हम ये कंडीशन मान रहे हैं आपकी, 2 हैं तो 1 मान ली हमने, चलो अब बंद कर दो इसको स्ट्राइक को। तो उस केस में फिर वो इंसान कहता है कि नहीं मैं तो दोनों ही मंगवाऊंगा। तो फिर या जो भी बातें होती हैं ऐसी चलती रहती हैं। तो सरकार दोनों तरफ से फिर डॉक्टर को भेजती है, मेडिकल टीम को भेजती है कि चेक करके आओ, कि उसके यूरिन टेस्ट करो, कि ब्लड टेस्ट करो, उसमें क्या चल रहा है। यूरिन टेस्ट मेनली करते हैं, तो देखते हैं कि उसकी में अगर कार्बोहाइड्रेट टूटे प्रोडक्ट आ रहे हैं तो यूरिन में कोई दिक्कत नहीं है। जब तक फैट से टूटे हुए आ रहे हैं तब भी थोड़ा बहुत अवेयरनेस सरकार की बढ़ेगी। उसके बाद अगर प्रोटीन से टूटे हुए प्रोडक्ट आने लगे, सरकार कहेगी इसको तो एडमिट करना पड़ेगा, नहीं तो ये कभी भी यहाँ से जा सकता है, ठीक है, इसका जीवन समाप्त हो सकता है। तो ये इसमें ज़्यादा समय बचानी है। तो उस केस में फिर बहुत क्रिटिकल कंडीशन आती है पेशेंट की, तो उससे बचाने के लिए फिर सेल क्या करती हैं, मरने से पहले सेल पूरा कोशिश करती हैं कि अपने सारे एफर्ट लगा करके अपने सेल्स को बचा लें, अपने टिश्यूज़ को बचा लें, अपने ऑर्गन को बचा लें, अपने ऑर्गन सिस्टम को बचा लें, अपने ऑर्गेनिज्म को बचा लें। तो उस केस में बॉडी की सेल्स ऑटोफेजी करना शुरू कर सकती हैं। हो सकता है ओल्ड ना हुआ उस ऑर्गेनल की भी ऑटोफेजी हो सकती है। तो रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि ऐसा होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी ना, आपको क्लियरली समझ में आएगा टाइप्स ऑफ लाइसोसोम क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। इवन आपको ऑटोफेजी और हेट्रोफेजी भी समझ में आ चुका होगा, जिसमें क्लियरली दोनों के बीच में डिफरेंस हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।